नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी की हुई औपचारिक घोषणा। बलबीर गिरी संभालेंगे बाघंबरी मठ की गद्दी। निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में लिया गया फैसला। कानपुर को 556 करोड़ की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। अखिलेश ने 5 साल पहले किया था इनका शिलान्यास। मनीष हत्याकांड की आंच पर सियासी उबाल। परिवार से मिले अखिलेश यादव, कहा हाईकोर्ट के जज की निगरानी में हो जांच। तो मीनाक्षी बोली, राजनीतिक मुद्दा नहीं मेरे पति की मौत। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन वीडियो मामले में एक्शन। एसआईटी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीना ने शुरू की पड़ताल। और कन्नौज में खलकपुरवा गांव में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। मां ने अपने 2 मासूमों की गला घोंटकर की हत्या। खुद ने भी फांसी लगाकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। योगी का कानपुर और उन्नाव भ्रमण। कानपुर को 556 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हर स्त्री का सपना होता है उसका अपना घर हो, और उसके इसी सपने को साकार कर रही है ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। घर की चाबी आप सबकी तालियों के साथ। और इसके बाद श्रम विभाग द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना और शिशु मातृत्व हित लाभ के लाभार्थी आएंगे। श्री संतलाल, श्री राम स्वरूप और श्री प्यारेलाल। इन्हें 55,000 रुपए की धनराशि का ये डमी चेक दिया जाएगा। आप सबकी तालियों के शुभकामनाएं और आशीर्वाद दूर तक इनके साथ रहेंगे और इन्हें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। श्री संतलाल, श्री राम स्वरूप और श्री प्यारेलाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन सभी लाभार्थियों के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी। पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। उसे एक नई पहचान मिली है। सुरक्षित प्रदेश, सशक्त प्रदेश और समर्थ प्रदेश के रूप में, जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसा संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए निरंजनी अखाड़े में रमता पंचों की बैठक की गई। नरेंद्र गिरी के शिष्य बलबीर गिरी को बाघंबरी मठ का व्यवस्थापक चुना गया, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया था। निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में फैसला लिया गया कि बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी होंगे। यूपी के कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में संदिग्ध मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पीड़ित पत्नी मीनाक्षी गुप्ता और परिवार से बंद कमरे में मुलाकात की और पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की, जबकि यूपी सरकार से पीड़ित परिवार को 2 करोड़ मुआवजा देने की मांग की। अखिलेश यादव ने शैक्षिक योग्यता के अनुसार पीड़ित पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी है। अखिलेश यादव ने कहा
कि पुलिस प्रशासन ने साक्ष्य मिटा दिए हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो व्यापार वो कर रहे थे उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार के इशारे पे। जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में भाजपा और बसपा छोड़कर बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोग सपा में शामिल हुए। शहर के एक स्थानीय होटल में सपा के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद और सपा जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने चौरसिया समाज लोगों का पार्टी में स्वागत किया। सपा में शामिल हुए चौरसिया समाज के लोगों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और बताया कि समाजवादी पार्टी किसान, छात्र, नौजवानों के लिए अच्छी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जुड़ने का एक सिलसिला लगा हुआ है, होड़ लगी हुई है और मजबूत नेता, यहाँ तक कि ऐसे नेता बहुजन समाज पार्टी ने जिन्होंने नींव रखी थी, माननीय काशीराम के साथ संघर्ष किया था, नींव रखी थी, ऐसे नेता तमाम जैसे राकेश जी आपके सामने ही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अच्छे नेता हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, वो बढ़िया नेतृत्व करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इनके साथ मिलकर के जो है राजनीति किया जाए अपने समाजवादी पार्टी चूँकि अच्छी पार्टी लग रही है, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए अच्छी पार्टी है। इससे हमें लगा कि समाजवादी पार्टी समय अच्छी है। प्रदेश के तमाम नेताओं ने प्रदेश कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी से मिलकर के और चौरसिया समाज के लोगों को बात रखा, चौरसिया समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मांगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चौरसिया समाज को हर तरह से आश्वस्त किया कि आप लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। और आने वाले समय में पिछली सरकार में हमने 3 राज्य मंत्री चौरसिया समाज के बनाए थे, अब की बार हम वादा करते हैं कि 5 लाल बत्ती। यूपी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गौड़ अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पूजन किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए संजय गौड़ ने कहा कि 2022 में पूर्ण बहुमत से यूपी में योगी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी और कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 2022 का जो चुनाव है वो हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। देखिए, विपक्ष का तो काम है, क्योंकि विपक्ष तो कुछ किया नहीं। जब उनकी सरकारी थी तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, और यहाँ तक कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये राम मंदिर का सैकड़ों साल से जो मुद्दा चला रहा था, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसको निपटा करके आज भव्य राम मंदिर निर्माण होने का जो काम हो रहा है उसको पूरा देश दुनिया देख रहा है। चलिए अब आपको सीधा सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। कानपुर को बड़ी सौगात उन्होंने दी है और अपने संबोधन में वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उड़ेलता था, आज उसे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पूरी तरह बंद करके एसटीपी के अंदर डाल दिया है। अब एक भी बूंद शिविर शीशामऊ नाले के माध्यम से मां गंगा में नहीं जाती है। कानपुर ने साबित किया है कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ अब हमें कानपुर के विकास को, सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, कानपुर को उसी सौगात के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के वे योजनाएं दी हैं। चाहे वह कानपुर मेट्रो के कार्य में तेजी के साथ चल रहा कार्य
आपने देखा होगा अब तो यहाँ पर मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है और नवंबर के अंत में हम लोग यहाँ पर मेट्रो का संचालन भी प्रारंभ करने वाले हैं। यह कानपुर का बदलता हुआ नक्शा है जो यहाँ की मांग थी। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जहां पर एक बार उदासीनता छा गई थी पिछली सरकारों के कर्मण्यता के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण, लेकिन आज कानपुर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। एक साथ 3 विमान उतर करके वहां पार्क हो सकते हैं और 500 लोग एक साथ उस सिविल टर्मिनल में आकर के कानपुर के अपने विकास की, अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बदलता हुआ कानपुर है और इससे पर आज प्रदेश सरकार की वे तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिनकी लागत 550 करोड़ रुपए है। 550 करोड़ की ये योजनाएं भाइयों बहनों, 550 करोड़ की ये परियोजनाएं हो, मेट्रो हो, डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई, ये तब संभव हो पाया है जब मंच पर बैठे हुए ये सभी जनप्रतिनिधि और प्रयास करते हैं अपना एक एक पल, एक एक क्षण विकास के लिए और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए समर्पित करते हैं। तब विकास एक कानपुर में, कानपुर की किसी विधानसभा क्षेत्र में, कानपुर के किसी मोहल्ले में, कानपुर के किसी वार्ड में, तब विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज उस सब के प्रति मंच पर उपस्थित इन जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करने और कानपुर वासियों को बधाई देने के लिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, जब विकास की परियोजनाओं की हम चर्चा कर रहे थे, मैं देख रहा था इन परियोजनाओं में सड़क के भी है, बिजली के भी है, पानी के भी है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत ही नहीं, जब तक विश्व से कोरोना का सफाया नहीं होगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 26 अप्रैल से ये प्रतिज्ञा चल रही है। विधानसभा चुनाव पर महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश का बच्चा बच्चा बोल रहा है, 2022 में फिर भाजपा की सरकार आएगी। अयोध्या को लेकर महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है। बाबर के सोनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ा था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। 2022 की रणनीति इस समय जो है बच्चा बच्चा बोल रहा है कि दोबारा भाजपा सरकार आएगी, यहाँ योगी सरकार आएगी। आज इस अयोध्या में हम बैठे हैं, ये अयोध्या में जो हमारे राष्ट्र की धरोहर राम मंदिर, जो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने लगभग 500 साल पहले जो आराध्य थे, वो यहाँ की जो हमारी धरोहर थी वो उस समय उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दी, नष्ट कर दी। और आज हम वही राम मंदिर, यहाँ आज ऐसा राम मंदिर बनने आया है जो विश्व का अनूठा राम मंदिर होगा, विश्व का एक अलग तरह का एक मंदिर होगा जिसमें 20,000 लोग एक साथ आरती गाए। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां आईएएस इफ्तेखारुद्दीन के धर्मांतरण वायरल वीडियो की जांच करने एसआईटी टीम मौके पर पहुंची। एसआईटी जांच टीम के अध्यक्ष और सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा ने जांच टीम के सदस्य एडीजी भानु भास्कर से सर्किट हाउस में मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने कमिश्नर आवास पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। में एडीजी जोन कानपुर साहब मौजूद हैं, मैं अध्यक्ष हूँ। एसआईटी गठित हुई है तो हमने स्ट्रेटेजी बना ली है और अब जांच शुरू कर दी है। कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन पर जांच की जाएगी? देखिए, ये तो गोपनीय बातें हैं, अभी ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं। हम जांच शुरू कर दी है हमने। और
कोविड-19 के बाद नेपाल ने नियमों और शर्तों के साथ बॉर्डर पर पैदल आने जाने वालों को राहत दी है, जिसके बाद यूपी के महाराजगंज के यात्रियों को पैदल आने जाने में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी भी नेपाल सरकार ने भारतीय यात्री और निजी वाहनों को नेपाल में प्रवेश हेतु कोई छूट नहीं दी है। ऐसे में गोरखा समाज के नेता ने नौतनवा उपजिला अधिकारी रामसजीवन महाजन ने ज्ञापन सौंपा और बॉर्डर को पहले की तरह बहाल करने की मांग की। दिक्कत तो खास कर देखिए, और लोग तो चले ही जाएंगे किसी तरह से मान लीजिए, लेकिन फिर भी जो मरीज हैं कम से कम उनके लिए तो गाड़ियां जाने ही देना चाहिए, क्योंकि भैरहवा जो है, भैरहवा से लोग इधर इंडिया के तरफ भी आते हैं। पहले भी भैरहवा जाने के लिए सुविधा दिया जाता था, वो कम से कम वो सुविधा जारी रखा जाए। कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसे कहने के लिए तो नेपाल खुला हुआ, नेपाल भारत का आवागमन हो रहा है, परंतु पैदल यात्री है, लोग आने जाने में निजी वाहनों का न खुलने के कारण लोगों को बहुत समस्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अपना वाहन लेकर लोग मेडिकल कॉलेज, आँख अस्पताल मरीजों को लेकर जाते थे इलाज के लिए, परंतु पर्सनल निजी वाहन न आवागमन न होने के कारण यहाँ से धन की और समय की बहुत ही क्षति। भारतीय आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया फॉर टाइगर रैली ऑन व्हील्स यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम का संचालन एनटीसीए द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को टाइगर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जागरूक करना है। आपको बता दें कि संपूर्ण भारत में 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें 9 टाइगर रिजर्व्स की स्थापना 1973 में हुई थी। इन्हीं पुराने 9 टाइगर रिजर्व में रैली यात्राओं का समापन होगा। पीलीभीत सीरीज की यात्रा लखीमपुर खीरी के टाइगर रिजर्व से शुरू होकर पीलीभीत होते हुए मुरादाबाद और राजाजी टाइगर के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका समापन होगा, जिसके चलते दुधवा टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ के फील्ड डायरेक्टर ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को फ्लैग पीलीभीत बॉर्डर पर सौंपा, जहां से यात्रा को बैंड बाजे के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो प्रथम 9 टाइगर रिजर्व थे जो 1973 में अस्तित्व में आए थे, उन पे बड़ा आयोजन हो रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो बाघ रिजर्वों की एक मतलब जो तो पूरी श्रृंखला है 51 टाइगर रिजर्व से पूरे भारतवर्ष में। ये 51 टाइगर रिजर्व ये 9 जगह जो बड़े समारोह हैं वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे। तो उसी कड़ी में मैं ये जो अपना ये लैब है जो ये एक तरीके की रिलीज है, तो बैटन में दुधवा टाइगर रिजर्व से लेकर आया हूँ। वहाँ पे भी बड़े आयोजन हुए हैं और कुछ गोष्ठियाँ हुई हैं, कुछ लोग साइकिल रैली हुई है, जागरूकता फैलाने का भी काम किया गया है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां खलकपुरवा गांव में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक मां ने अपने 2 मासूमों का गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद खुद ने भी फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने गेट तोड़कर तीनों शवों को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक मृतका का पति एक दिन पहले कानपुर अपनी बीमार बहन को देखने गया था और पीछे से पत्नी ने दोनों मासूमों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली। ऐसे में एएसपी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये देखिए, खलकपुर गांव है, वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि महिला जो है वो फांसी पर लटकी हुई है। तो गांव वाले भी आकर के वो दरवाज़ा तोड़ के उनका उतार लिया है। तो उन्होंने देखा कि वो महिला भी फांसी पर लटकी हुई है और उनके जो 2 बच्चे, एक 4 साल का बच्चा है और एक लगभग 5 महीने का बच्चा है, दोनों की डेड बॉडी उस पर पलंग पर पड़ी हुई। पुलिस यहाँ मौके पर आई है। पुलिस ने दोनों बच्चों की बॉडी को और उनका मृतका के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इसको भिजवा दिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद से पूरा पता चल पाएगा कि क्या कारण है। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर, क्रेन से दबकर बच्चे की मृत्यु। 4 लेन के ओवरब्रिज निर्माण में काम कर रही थी क्रेन। लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस से मारपीट की। घास काटकर लौट रहा था बच्चा। थाना रोजा के अटसलिया गांव के पास की ये घटना है।
खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां खेत पर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और महिला के शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। ऐसे में परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही, लेकिन पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर गुस्साए ग्रामीणों ने थाने को घेर लिया, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर जाम खुलवाया, तो वहीं एसपी सिटी संजय कुमार ने कहा कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मामले की जांच जारी है। निगोही थाने के अंतर्गत एक महिला का शव खेतों में प्राप्त हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। इस संदर्भ में उनके परिजनों के द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि महिला के साथ बलात्कार करने का इंतकार करने का प्रयास किया गया और असफल होने पर हत्या कर दी गई है। इसका आरोप नेवाराम के एक गांव के ही व्यक्ति पर है, जिसकी उम्र 50 वर्ष या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके पीएम कराया गया है। हत्या का कारण गला दबा के मौत होना अंकित किया गया है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, उससे अन्य डिटेल पूछताछ की जाए। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां परमिट धारक गाड़ियों से चालान के नाम पर सिंधौली थाना पुलिस की ओर से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिंधौली पुलिस गाड़ी चालकों से मनमानी वसूली कर रही है और पैसे नहीं देने पर गाड़ियों के चालान करने की धमकी भी दी जाती है। तो गाड़ी चालकों का कहना है कि कोरोना काल में बच्चों का पालन पोषण करने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है। ऐसे में ऊपर से मनमानी वसूली के चलते चलना दुश्वार हो गया है। शाहजहांपुर से पुआया और थाना सिनौली के कुछ पुलिसकर्मी जो कि गाड़ी वालों से, ड्राइवर से वसूली करते हैं फालतू की, जो आए दिन गाड़ियां रोकते रहते हैं और पैसे की मांग होती है। पैसा ना देने पर गाड़ी चालान हो जाता है और पैसा जो दे देता है उसकी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। इस समस्या का बड़ा ही दुख है हमें, क्या कहते हैं, जो कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि चालान हो रहा है गाड़ियों का पुलिस वालों से संबंध में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ सरकार रोज़गार की बात करती है, वहीं रोज़गार छीनने की एक समस्या आ रही है, जो आए दिन होती जा रही है पुलिसकर्मियों की वजह से। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां कांट रोड पर मजदूरों से भरे ई रिक्शे को कैंटर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 7 मजदूरों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद कैंटर चालक कैंटर को मौके पर ही छोड़कर भाग छूटा। जानकारी के मुताबिक मध्य गंगा नहर में पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां से मजदूर मजदूरी कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में ही बड़ा हादसा हो गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खुलेआम सरकारी दवाओं के पैसे लेकर बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये वीडियो बलिया के रसड़ा स्थित सराय भारती पीएचसी का है, जिसमें पीएचसी पर तैनात फार्मासिस्ट गंगासागर यादव खुलेआम पैसे लेकर सरकारी दवाओं की बिक्री करते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में सीएमओ ने वायरल वीडियो में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां गांव महमूदपुर में राशन डीलर अरुण के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला और फ्री राशन न देने का आरोप लगाया, जिसके बाद एआरओ जगन्नाथ राणा मौके पर जांच करने पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने एआरओ जगन्नाथ पर राशन डीलर से मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ये जांच एक बंद गली में मौजूद एक घर में की जा रही थी, जहां राशन डीलर मौजूद था। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां झंडेनगर गांव में विवाहिता रीमा का शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल रीमा की शादी 14 जून 2020 को सदर थाना क्षेत्र के झंडेनगर गांव निवासी सुभाष यादव से हुई थी। मृतका की फांसी के फंदे पर रखे से लटक कर हुई और मौत की खबर के बाद मृतका के भाई ने पति और सास पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू की।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।